So, hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this was Sandeep भैया and please फटाफट सारे लोग ज्वाइन कर लो guys. Hello everyone, welcome here. Please tell me क्या ऑडियो वीडियो एवरीथिंग क्लियर है? कितने लोग मुझे मिस कर रहे थे? ओके गाइस, फटाफट फटाफट कमेंट में अटेंडेंस लगाते चलिए. वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करने में तो बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा इस चैनल को, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज वेरी 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 यूजफुल चैनल फॉर यू. ओके गाइस, फटाफट फटाफट अटेंडेंस लगाइए. ठीक है, कितने लोग आ चुके हैं भाई? एक बार अटेंडेंस देखिए जो बच्चों की. सो कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं? टेल मी एवरीवन. ठीक है, बड़ा कम लोग हो भाई. क्यों, आज क्लास करने का मूड नहीं है क्या? देखो थोड़ा सा क्या था, मैं बताता हूँ. बड़ा इंतजार कराया, सॉरी फॉर दैट. ओके, तो चलो मैं पहले कुछ बातें बता दूं. हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और दिस इज द लेक्चर नंबर 5 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. है ना, 5-6 लेक्चर, 6 लेक्चर मिनिमम लगेंगे. ज़रूरत पड़ी तो 7 लेक्चर भी लग सकता है. ठीक है, दिस इज लेक्चर नंबर 5. तो अभी क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा अब तक का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज का है. और मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़्यादातर सवाल में, अगर आप इस साल एएमयू बीटेक या जामिया में बैठने वाले हो तो एक क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से देखने को मिलेगा. कभी कभी 2-3 क्वेश्चंस भी फ्रिक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, पर एक सवाल तो यहाँ से एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है. पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादातर सवाल अगर कहीं से बनता है, किसी टॉपिक से बनता है, तो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. अच्छा, अब हम यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे. अब रेजिस्टेंस को हम जनरली दो तरीके से कंबाइन करते हैं. एक सीरीज में कंबाइन करते हैं और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं. उसी को हम देखेंगे. लेकिन इतना ही जानना सिर्फ काफी नहीं है, क्योंकि क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों को मिला के पूछे जाएंगे. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सीरीज का क्वेश्चन या पैरेलल का क्वेश्चन देगा. अगर सीरीज और पैरेलल का इंडिविजुअली क्वेश्चन आ रहा है तो या तो आपसे पावर पूछेगा या फिर एनर्जी पूछेगा या करंट पूछेगा या ओम्स लॉ लगवाने की कोशिश करेगा. तो चलो ये तो आगे की बात है, बट अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि तुम लोग का इंटरेस्ट बड़ा कम आ रहा है. तो पहले ये मुझे बता दो. देखो मेरे बाल आज बड़े अच्छे नहीं है ना, ठंड ये सब सर्दी की वजह से है ना, तो इसको इग्नोर करना गाइस, है ना. तो खैर इस बात को छोड़ते हैं. इस बात पे बात करते हैं कि तुम लोग की स्ट्रेंथ बड़ा कम है. क्या मजा नहीं आ रहा है क्या? नहीं नहीं मोहम्मद सैफी, कॉम्बिनेशन कोई भी कॉम्बिनेशन थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं है. कॉम्बिनेशन इज वेरी इजी. अगर तुम्हें सच में, अगर तुम मुझसे पढ़ते हो कॉम्बिनेशन, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हें परेशान होने की रिक्वायरमेंट है. बड़ा इजी सा टॉपिक है, बट वही बात यह है कि यू हैव टू कीप ऑल द पॉइंट्स इन योर माइंड. जो भी मैं बताऊंगा आज, मैं अभी तुम्हें कॉम्बिनेशन की थियरी दूंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा. और कल के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ सवाल करेंगे और उसके बाद तुम कॉम्बिनेशन के मास्टर बन जाओगे. बट फिर सवाल वही है कि आज के क्लास को तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा. उसके बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी कॉम्बिनेशन का सवाल अगर किसी भी एग्जाम में पूछेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी तुमसे बच सकता है. तुम गर्व के साथ कहोगे कि हाँ भैया, कॉम्बिनेशन का सवाल मुझे आता है. चाहे जिस तरीके का कॉम्बिनेशन हो, जिस तरीके की सर्किट हो, आई कैन सॉल्व विद इन अ मिनट. बट पहले ही बता दो, तुम लोग को ये लेक्चर कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, क्योंकि देखो यार, इतने कम बच्चे आ रहे हो तो नहीं मजा आएगा, है ना. मैं बिग बायो के अलीगढ़ के बहुत अच्छे, मतलब बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा चुके हैं, उनको भी लेके आया. और मैं तुम्हें बता देता हूँ हफ्ते में जो शेड्यूल है, शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा तो मैं तुम्हें बता देता हूँ. जो शेड्यूल है, जो बायो की जो शेड्यूल है, बायो का जो शेड्यूल है, हफ्ते में 3 दिन ही होगा, है ना. 3 दिन, 3 days इन वीक. 3 days जो होगा आपका बायो होगा, है ना. हफ्ते में 3 दिन होगा और 2 क्लास, एक सैटरडे को, एक संडे को
और एक क्लास और आपकी सैटरडे वाली क्लास हो चुकी है, संडे वाली क्लास हो चुकी है, और एक क्लास आई थिंक मंडे को होगी या ट्यूसडे को होगी, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी के 3 डेज क्या होंगे, बाकी के 3 डेज आपकी केमिस्ट्री चलेगी या इंडो चलेगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ हमें कवर करना है। केमिस्ट्री चलेगी और या फिर इंडो चलेगा। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि हम लोग केमिस्ट्री पहले पढ़ लें, इंडो और जीके तो लास्ट में भी अगर करेंगे तो हो जाएगा। बट ठीक है, वो जैसे प्लानर बनता है वैसे हम आपको क्या करेंगे, नोटिफाइड कर देंगे। बट फिर ये है कि बताओ, तुम लोग इतने कम नंबर आ रहे हो, इतने कम संख्या में आ रहे हो कि मजा ही नहीं आ रहा है। देखो, मैं अलीगढ़ का सबसे महंगा टीचर भी खरीद के ला सकता हूँ और फ्री में पढ़वा सकता हूँ, मुझे घंटा पैसों की कोई नहीं पड़ी है, सच बता रहा हूँ। सबसे अच्छे टीचर्स तक को मैं खरीद सकता हूँ और वो आगे तुम्हें फ्री में पढ़ा, जो भी चार्ज अलीगढ़ में वो लेते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए, उतना मैं उन्हें दे सकता हूँ और तुम्हें मैं फ्री में पढ़वा सकता हूँ। तो ऐसे पैसों की कोई वो नहीं है, है ना। बट सवाल ये है कि मैं बहुत अच्छे टीचर्स को लेके आऊँ, बहुत हाई अमाउंट पे करके लेके आऊँ, और उसके बाद भी अगर तुम ना पढ़ो तो फिर क्या कह सकते हैं। और उन्हीं टीचर से मतलब और फिर वही सिलेबस तुम पढ़ने के लिए 20,000 जाके अगर तुम दे के पढ़ना चाहते हो तो तुम बिल्कुल पढ़ो, क्योंकि अपना अपना अलग अलग टेस्ट है। कुछ लोग ऑफलाइन में पढ़ने में मजा आता है, किसी को ऑनलाइन में पढ़ने में मजा आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सेम टीचर अगर फ्री में पढ़ा रहा है तो नहीं पढ़ेंगे, वो पैसे लेके पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसे लेके पढ़ाएगा तो ज्यादा बेहतर पढ़ाएगा, और फ्री में पढ़ा रहा है तो वैसे ही अपना प्रमोशन कर रहा है। तो तुम्हें जो लग रहा है समझ लो, है ना। लेकिन हाँ, मेरा है कि मैं बच्चों की मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, और सीनियर होने के नाते इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मेरे टीम के सारे मेंबर सीनियर ही हैं, तुम्हारे सब लोग एएमयू से ही पास आउट है। तो पहले तुम लोग ये अपना मन बनाओ कि तुम्हें एक्चुअली में पढ़ने में मजा आ रहा है, क्या तुम पढ़ना चाहते हो या ऐसे ही टाइम पास चल रहा है। तो आज तुम लोग सारे लोग ग्रुप में फटाफट इस बात को बता देना, और यही तुम्हारा प्लानर है। मैथ्स डेली होगा। अभी थोड़ा सा अभी ऑफलाइन में ललित सर बिजी हैं और मैं भी बिजी हूँ। मैं 3 दिन के लिए बाहर गया था तो आई वॉज अनेबल टू टेक योर क्लास, तो नहीं ले पाया। बट मैथ्स भी डेली होगा और फिजिक्स भी डेली होगा, है ना। फिजिक्स भी डेली होगा और अपने शेड्यूल पे ही होगा। इवन मैं एक और तुम लोग को फ्री चीज दे रहा हूँ। अभी हमारा ऑफलाइन सेंटर जो है सेंटर पॉइंट पे खुल रहा है, सेंटर पॉइंट पे खुल रहा है, सेंटर पॉइंट पे हमारा ऑफलाइन सेंटर खुल रहा है। अगर तुम में से किसी को डाउट पूछने आना हो तो तुम फ्री बैच के हो ना, तो भी आ सकते हो डाउट पूछने। बट तुम्हारे पास हमारे बैच का इनरोलमेंट होना चाहिए। जो ₹1 का बैच है उसकी इनरोलमेंट होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास वो बैच है तो तुम आके पूछ सकते हो। इवन फ्री वाले हो तो भी आके पूछ सकते हो, बट अगर तुम ₹1 वाले में इनरोल्ड हो तो तुम एसटीबीजी के ही स्टूडेंट हो ऑफिशियली, तो यू कैन आस्क। और इसका कोई चार्ज नहीं है। हम अभी टाइमिंग निकाल देंगे कि इस टाइम के बीच में 11th का डाउट वाला बच्चा हमसे आके पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम कभी भी आ जाओगे, तो हम हमेशा खाली ही हैं। बट हाँ, एक टाइमिंग रहेगी जिसमें मैं अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को डाउट बताऊंगा, उस टाइम तुम आके डाउट पूछ सकते हो। तो ये भी तुम्हारे लिए एक फैसिलिटी रहेगी जो अलीगढ़ की कोई कोचिंग नहीं देती है। बट डोंट वरी, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर यू। हमसे जितनी बच्चों की हेल्प हो सकती है हम करेंगे, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। ओके गाइस, तो चलो भाई शुरू करते हैं। अब मैं जो लोग नए हों उनको मैं बता दूं कि गाइस, आई एम संदीप विश्वकर्मा, बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड गेट 2 times एंड अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जैसे आईआईटी, जेई, एकेटीयू, ट्रिपल एमयूटी, एमयू ट्रिपल एंड मैनी मोर। और मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, और अभी तुम्हें नया चेहरा लग रहा होगा, बट टेंशन मत लो, जल्दी फैमिलियर हो जाएंगे अपन लोग। और ये जो कोर्स है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको इसमें इनरोल्ड होना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फ्रीली ऐप डाउनलोड करो। ₹1 चार्ज लगेगा, वहां से जाके कोर्स बाय कर लेना। और उसमें आपको डीपीपी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट जैसे जैसे हम ऑर्गेनाइज करवाते जाएंगे वो आपको मिल जाएगा, क्लास नोट्स मिल जाएंगे, और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना डाउट सॉल्विंग ग्रुप के लिए। और चैप्टर वाइज फ्री पीवाईक्यू, एएमयू रैंक बूस्टर आपको फ्री में मिल जाएगा। और ओरिजिनल पेपर भी हम डाल देने वाले हैं, तो 1-2 दिन में वो भी मिल जाएगा। लेकिन जो क्लासेस आपकी होंगी वो डेली लाइव होंगी और यूट्यूब पे ही होंगी, तो फटाफट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। ओके
तो एक छोटा सा रिकैप मारो फटाक से। रिकैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जस्ट एक रिकैप दो। लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। रेजिस्टेंस क्या भाई साहब, रेजिस्टेंस ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, किसी भी मेटल का, किसी भी मेटेलिक वायर का, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करती है भाई साहब, बताओ क्या करती है, जो फ्लो ऑफ चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करती है कि नहीं। और जो रजिस्टर होता है, जो रजिस्टर होता है इसको हम आर से डिनोट करते हैं, हम इसको आर से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और जो इसका यूनिट होता है ओम होता है, ओ एच एम, है ना। क्यों, क्योंकि V इजिकल टू आई आर में ओम साहब ने इसके बारे में क्या किया था, हमें इंफॉर्मेशन दिया था, जो ओम ने अपने जो ओम्स लॉ का जो उन्होंने सत्यापन किया था, उन्होंने क्या बोला था ओम्स लॉ में, कि अगर कोई वायर है और इसका टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट को क्या किया जाए, फिक्स रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो इस वायर में जो बहने वाली करंट होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगी, या इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है, जो बैटरी लग रहा है, बैटरी क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाता है, तो इसके प्रोपोर्शनल होगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाएंगे तो आर लगाएंगे, तो दैट इज V इजिकल टू आई आर। मैं बार बार बोलूंगा, जब भी तुम मेरी क्लास करने आओ तो एक बार रिकैप करके आओ, एक बार रिवीजन करके आओ। अगर नोट्स तुम रिवीजन मेरी नहीं करके आओगे तो तुम्हारी बैंड बजेगी, मैं पक्का गारंटी के साथ बोल रहा हूं। मैं हालांकि मैं एक रिकैप देता हूं ताकि तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में सब फिट हो जाए, बट स्टिल आई वांट टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज कभी भी मेरी क्लास में आ रहे हो तो एक बार नोट्स देख के आओ, एक बार पढ़ के आओ, तभी तुम्हें एक्चुअल मजा आएगा, एक्चुअल फील होगा। एक गधेड़ों की तरह मुंह उठा के अगर आ जाओगे ना, तो आगे चलने वाले टाइम में तुम्हारे ऊपर बर्डन हो जाएगा, तुम मेरी क्लास छोड़ के भागने लगोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम गधेड़े हो, तुम कभी नोट्स को रिवाइज ही नहीं करते हो। तो पहला काम होना चाहिए कि हर क्लास के बाद नोट्स बनाना है, और अगले क्लास में आने से पहले उस नोट्स को रिवाइज करके आना है, ठीक। फिर हमने बोला था कि अगर कोई वायर है, अगर कोई वायर है और इसका लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा ये किसके बराबर होगा साहब, रो L बाई ए के इक्वल होगा। इस वायर का रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, रो L बाई ए के इक्वल होगा। जहां पे हम क्या बोलते हैं, रो को क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल लो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक मटेरियल पे, एक मटेरियल पे, और दूसरा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे, है ना। एक मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर पे। अगर मैं इसका उल्टा करूं, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो सकता है, कंडक्टिविटी, तो उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। सिग्मा क्या है भाई साहब, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी भी किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। अच्छा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए से मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो आर बढ़ेगा, एरिया बढ़ाऊंगा तो आर घटेगा। मतलब अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगर मान लो लेंथ को एन टाइम बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर इसका रेजिस्टेंस आर है और इसके लेंथ को खींच के एनआर कर दिया, एनएल कर दिया गया, एनएल कर दिया गया, एनएल कर दिया गया, तो इसका रेजिस्टेंस आर प्राइम कितना होगा। तो हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होगा वो एंड, अगर तुम लेंथ को एंड एल टाइम बढ़ा रहे हो तो एरिया, तो रेजिस्टेंस जो है एन स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा, है कि नहीं। जैसे हमने देखा था कि अगर लेंथ को मैं दोगुना कर देता हूं, 12 कर देता हूं, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा। और अगर सिंपल, अगर मैं एरिया या रेजिस्टेंस को मतलब इसके रेडियस को, अगर इसके रेडियस को मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं रेडियस को एन टाइम बड़ा कर दे रहा हूं, मतलब मोटा कर दे रहा हूं, एन आर रेडियस कर दे रहा हूं, तो रेजिस्टेंस आर प्राइम कितना हो जाएगा, तो उतना वो घट जाएगा, कितना, R बाई एन के पावर 4 टाइम्स घट जाएगा। हमने कल दो ए चीज निकाली थी कि अगर हम मोटा करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, कितना घटेगा, तो साहब इतना घटेगा, और अगर हम लंबा करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कितने गुना बढ़ेगा, इतने गुना बढ़ेगा। हमने ये सवाल कल किया हुआ था। अगर ये याद नहीं भी है, वैसे तो ये तुम चाहो तो स्पेशल केस करके याद रख सकते हो, अगर याद नहीं भी है तो हमने जो तुम्हें तरीका बताया था स्ट्रेचिंग ऑफ वायर में, उस तरीके से भी अगर करोगे तो 100% सही आंसर आएगा। इट्स टोटली योर चॉइस कि तुम किस तरीके से करना चाहते हो, हाँ या ना। ओके करण पुंदीर, बहुत बढ़िया सर, बीटेक बाई नहीं हो पा रहा है। ओके अनस, तुम मैसेज कर दो, मैं तुम्हें अभी कॉल कर लूंगा। रजिस्टिविटी इज मटेरियल बॉडी, हाँ रजिस्टिविटी बॉडी के मटेरियल पे ही डिपेंड करता है, ठीक है।
तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो फिर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यहां तक तुम्हें क्लियर होना चाहिए अब लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग, है कि नहीं। अब थोड़ा सा हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। है ना, चलो भाई साहब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की जरूरत क्या पड़ गई? तो जरूरत इसलिए पड़ गई, जैसे जरूरत इसलिए पड़ गई, जैसे मान लो मैं मार्केट में गया, मैंने दो दो ओम के, मान लेते हैं मैंने दो दो ओम के 3 रजिस्टर लेके आए, मेरे पास 3 रजिस्टर है। अब दुकान वाले ने बोला कि सब मैं सिर्फ दो दो ओम का ही रजिस्टर बेचता हूं, मेरे पास ना तो 4 ओम का रजिस्टर है ना 6 ओम का रजिस्टर है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ओम का ही रजिस्टर है। कितने ओम का रजिस्टर है? सिर्फ और सिर्फ 2 ओम का ही रजिस्टर है। अब तुम 2 ओम का रजिस्टर खरीद के ले जाओ और जितने ओम का रजिस्टर तुमको अपने सर्किट में चाहिए तुम इसी को कंबाइन करके बना लेना। तो मान लो मैंने एक सर्किट बनाया, मान लो मैंने एक सर्किट बनाया और मुझे यहाँ जो रजिस्टर चाहिए, अब मान लो यहाँ एक बल्ब, एक रजिस्टर लगाना था और यहाँ एक बल्ब लगाना था, लेकिन क्या था कि बल्ब में हम चाहते हैं करंट कम जाए, तो यहाँ एक रजिस्टर हमने लगाया, लेकिन रजिस्टर जो हमको चाहिए वो 6 ओम का चाहिए। तो मैं दुकान वाले के पास गया, दुकान वाला बोल रहा है बेटा मेरे पास सिर्फ 2 ओम का ही रजिस्टर है, 6 ओम का नहीं है। तो मेरे पास दिमाग है, मैं सोचा कि चलो मैं 2 2 ओम का ले लेता हूँ और मैं इन्हीं को जोड़ जोड़ के कितने ओम का बना दूंगा, 6 ओम का बना दूंगा। तो मैं बहुत सारे 2 ओम के रजिस्टर लेके आए, और अगर मुझे 6 ओम का बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास 2 ओम का है, मुझे अब इससे बड़ा रजिस्टर चाहिए, 6 ओम का चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, 2 2 ओम के रजिस्टर को ऐसे जोड़ देते हैं, 2 ओम 2 ओम और 2 ओम। अच्छा, जब हम ऐसे जोड़ते हैं तो इसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो ए से बी तक, इसको क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी? सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसमें इस कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है तीनों, 2 2 2 2 4 6, तीनों जुड़ के 2 + 2 + 2, जो तीनों जुड़ेंगे वो हो जाएंगे 6 ओम का रजिस्टर। मतलब इसमें चाहे 3 लगा लो या फिर एक 6 ओम का लगा लो, दोनों बात बराबर हो जाएगी इस सर्किट के लिए। या तो ये 3 लगा लो या एक ही 6 ओम का लगा लो, दोनों इक्विवेलेंट है। मतलब आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई है वो R1 + R2 + R3 के बराबर आई है यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, 3 2 2 ओम के रजिस्टर को जोड़ के एक 6 ओम का रजिस्टर बना लिया और मेरा काम हो गया। अच्छा, जब मुझे जोड़ के रजिस्टर को बढ़ाना था तो मैंने इस तरीके से जोड़ा। अगर सोचो मुझे इसी सर्किट में, मान लो एक बल्ब है, मुझे इसी सर्किट में इसी बल्ब को जलाने के लिए एक रजिस्टर लगाना पड़ रहा है, लेकिन अब चूंकि बैटरी, मान लो मैंने कोई छोटी बैटरी लगा दी, तो अब मुझे रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ओम का चाहिए, 1 ओम का चाहिए। पहले समझो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट क्यों है, फिर हम फॉर्मूला तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हमने एक बैटरी लगाई लेकिन मुझे 1 ओम का रजिस्टर चाहिए। तो मैं मार्केट गया, मार्केट में दुकान वाले ने बोला कि बेटा मैं सिर्फ 2 ओम का रजिस्टर बेचता हूं, तुम यही खरीद के ले जाओ और 1 ओम का बना लेना कंबाइन कर करके, क्योंकि इसके पास सिर्फ यही था। तो अब मैं कैसे करूं? जब मुझे बढ़ाना था तो मैंने जोड़ जोड़ के बढ़ा लिया, लेकिन अब मुझे घटाना है तो मैं कैसे घटाऊं? बताओ गाइस, मैं कैसे घटाऊं इसको, कैसे घटाऊं? तो इसके लिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हुआ, एक ही पॉइंट से पहले वाले को जोड़ेंगे और एक ही पॉइंट से दूसरे वाले को जोड़ेंगे। अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, ए और बी, तो इन दोनों का जो नेट होगा किसी एक इक्विवेलेंट मेरे 1 ओम के बराबर होगा, मुझे यही चाहिए। तो अब कैसे 1 ओम के बराबर है, दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम। तो 1/, इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। इसको सॉल्व करो तो बोलोगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 ओम + 1/2 ओम। तो दैट इज R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई दैट इज 1 ओम। तो इस तरीके से मैंने जब पैरेलल जोड़ दिया तो मुझे 1 ओम मिल गया और ये 1 ओम में यहाँ ले जाके लगा लिया और मेरी सर्किट कंप्लीट हो गई। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट क्या है? तो भाई मान लो अगर किसी को 3.5 ओम चाहिए, तो क्या अब हर एक रजिस्टर को कंपनी वाले बनाते फिरेंगे क्या? तुम्हें मान लो चाहिए 3.5 ओम। अच्छा, जो गवर्नमेंट नोट बनाती है, ठीक है, अब तुम मान लो भूजा खरीदने गए तो 12 रुपए का भूजा मिला, तो क्या तुम गवर्नमेंट से बोलोगे कि भाई 12 रुपए का सिक्का या 12 रुपए का नोट बना के दिखा? नहीं।
तुम बोलोगे सर कंबाइन करके दे देते हैं, 10 रुपया प्लस 2 रुपया, या 10 रुपया प्लस 1 रुपया और 1 रुपया। ऐसे ही तो हर चीज का नोट बनाना, हर एक नोट को बनाना पॉसिबल है क्या? हर एक सिक्के को बनाना पॉसिबल है क्या? अगर तुम्हें मुझे 2500 रुपए फीस देनी हो तो क्या तुम मुझे 2500 का नोट लाके दोगे? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2500 का नोट बनाया ही नहीं है। तो जब 2500 का नोट नहीं बनाया है तो कैसे दोगे? ऑब्वियस सी बात है, कंबाइन करके दोगे। 2000 प्लस 500 या 1000 प्लस 1000 प्लस 500 कंबाइन करके ही दोगे ना। तो ऐसे ही जो इंडस्ट्री में रजिस्टर बनता है, हर एक ओम का रजिस्टर बने जरूरी नहीं है। अब मान लो मेरे को 3.5 ओम का चाहिए, तो 3.5 ओम का स्पेशल ऑर्डर देके बनवाऊंगा क्या? तुम ही बताओ। अरे तुम बोलो 3.5 ओम का रजिस्टर चाहिए, 3.5 ओम का रजिस्टर चाहिए, तो क्या मैं इंडस्ट्री में ऑर्डर देके बनवाऊंगा या खुद से बनाना पड़ेगा जोड़ जाड़ के? सर खुद से बनाना पड़ेगा, है ना। तो अब हम यही समझेंगे कि रजिस्टर को जोड़ जोड़ के कैसे हम बनाएंगे। पहले हाँ या ना बोलो। अच्छा, अभी तुम लोग को ये पता नहीं समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन मैंने बस इसलिए अभी ये बताया कि देखो हमें इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है कि मार्केट में तुम्हें जितने ओम का चाहिए जरूरी नहीं है कि उतने ओम का रजिस्टर मिले। तो अगर उतने ओम का नहीं मिल रहा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए दो मेथड हैं, सीरीज और पैरेलल। कभी कभी दोनों एक साथ यूज करना पड़ सकता है। तो अब हम यही देखेंगे कि कैसे यूज करना है इस सीरीज कॉम्बिनेशन को। एक अरे अब बंद हो गया यार, 1000 का नोट अब बंद हो गया करण भाई। एक्चुअली मेरे जमाने में बंद नहीं हुआ करता था, ठीक है। अब बंद हुआ है। तो चलो अब यहां से सारे लोग हेडिंग डाल दें, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर को हम थोड़ा सा कंबाइन करते हैं। तो बेसिकली दो तरीके का कॉम्बिनेशन अपने को पढ़ना है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इन दोनों की अपनी खासियत है। क्या खासियत है? जैसे तुमने यहां पे देखा कि जब मुझे 6 ओम का, देखो मार्केट से 2 ओम का रजिस्टेंस मिल रहा था, लेकिन जब मुझे बड़ा रेजिस्टेंस बनाना था, 6 ओम का रेजिस्टेंस बनाना था, तो मैंने कौन सा कॉम्बिनेशन यूज किया? सीरीज। कौन सा? सीरीज। लेकिन जब मुझे 2 ओम से छोटा रेजिस्टेंस बनाना था, 1 ओम बनाना था, तब मैंने कौन सा यूज किया? पैरेलल। तो देखो कम अब बनाने वाले कितने समझदार थे, उन्होंने भी दो तरीका ऐसा बनाया कि भाई साहब कभी हो सकता है कि हमें छोटे रेजिस्टेंस की जरूरत पड़े, तो कौन से कॉम्बिनेशन को यूज करके छोटा बनाया जा सकता है? तो पैरेलल। तो उन्होंने एक पैरेलल डिजाइन किया। और अगर हमें बड़े रजिस्टर की जरूरत पड़े तो बड़े रजिस्टर के लिए उन्होंने क्या डिजाइन किया? सीरीज। अच्छा सोचो, इस सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ क्यों जा रहा है? मैं तुम्हें एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। देखो सीरीज में पहले बढ़ क्यों जा रहा है, इसको तुम ना फील करो, पहले फील करो, सीख तो तुम जाओगे ही। क्यों बढ़ जा रहा है? मान लो ये वायर है, इस वायर का रजिस्टर होगा कि नहीं होगा? इस वायर का रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? हाँ साहब होगा। मान लो एक L1 लंबाई का वायर है, इसका रेजिस्टेंस है R1। एक और वायर है जिसका लेंथ L2 है और इसका रेजिस्टेंस है R2। और एक और वायर है, समझना पहले थोड़ा सा समझना। एक और वायर है जिसका लेंथ L3 है और रजिस्टर है R3, रेजिस्टेंस है R3। जब भी हम सीरीज में जोड़ते हैं तो पता है सीरीज में जोड़ने का तरीका क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन का तरीका क्या है? बड़ा सिंपल तरीका है सीरीज कॉम्बिनेशन का, कि पहले का, मान लो ये वायर है, इसका एक टर्मिनल 1 है, पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, तो पहले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से जोड़ दो। देखो पहले का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, और दूसरे वाले वायर का ये दूसरा वाला रेजिस्टेंस ऐसा होगा। मैं वायर की जगह रजिस्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम्हें और समझ में आए। और तीसरा वायर कैसा होगा? तीसरा वायर साहब ऐसा होगा। तो समझो, बोला जाता है सीरीज में जब भी तुम जोड़ोगे तो बोलेगा कि देखो इसके 2 सिरे हैं 1 2, इसके भी 2 सिरे हैं 1 2, इसके भी 2 सिरे हैं 1 2, तो बोलेगा पहले के दूसरे सिरे को दूसरे के पहले से जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ दो। और फिर दूसरे वाले के दूसरे सिरे को इसके पहले से जोड़ दो। ये सब किस में हो गए? रजिस्टर सीरीज में हो गए।
तो सीरीज में खास बात क्या होती है कि मान लो अगर एक पाइप होता तो तुम यहां से पानी बहाते ना, तो ये पूरा का पूरा पानी जितना इसमें से जाता उतना इसमें से भी जाएगा, उतना इसमें से भी जाएगा। सीरीज में खास बात ये होती है कि जो भी करंट आती है उसके लिए एक ही पाथ होता है। कितने पाथ होते हैं बेटा? एक ही पाथ होते हैं। अगर यहां से करंट इंटर भी कर जाए तो उसको सिर्फ एक ही रास्ता मिलेगा और तीनों रजिस्टर से समान करंट जाएगी। तो अब तुम बताओ, अब रजिस्टर क्या है? वायर ही तो है, एक वायर, दो वायर, तीन वायर, और हर एक वायर का अपना एक एक रजिस्टेंस है। तो ऐसे जोड़ा हूं, मतलब यही यही जोड़ा हूं, इसी तरीके से जोड़ा हूं। तो इसमें वायर की नेट लेंथ बढ़ी या घटी? इसमें जो वायर की नेट लेंथ है, नेट लेंथ है वायर की, जो नेट लेंथ है वायर की, जो नेट लेंथ है, इंक्रीज हुई या बढ़ी? बढ़ी या घटी? बढ़ी या घटी? बोलो। इन तीनों को, तीन वायर को मैंने अगर चिपका दिया तो वायर की लेंथ बढ़ गई कि घट गई? तुम सोच के बताओ। सर वायर की लेंथ बढ़ गई, और अगर वायर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? सर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसी वजह से जब हम सीरीज में जोड़ रहे थे तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। जैसे अगर मैं 2 ओम को 2 ओम और एक और 2 ओम के साथ जोड़ूं तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? सर तीनों जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ बढ़ा है, तो ये 6 ओम होगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा उल्टा अगर सोचा जाए, अगर थोड़ा सा इसका उल्टा सोचा जाए, कैसा सोचा जाए बच्चा पार्टी? थोड़ा सा उल्टा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उल्टा अगर इसका सोचूं कि अगर यही वायर मैं पैरेलल में जोड़ता, तो पैरेलल में क्या किया जाता है? पैरेलल में क्या किया जाता है? देखो ये वायर है, इसके पहले सिरे से दूसरे वाले वायर के पहले सिरे को जोड़ दिया, और इसके दूसरे सिरे को दूसरे वाले वायर के दूसरे सिरे से जोड़ दिया। मतलब इन दोनों का पहला सिरा एक टर्मिनल पे है, दूसरा सिरा एक टर्मिनल पे है। अब बताओ, अब इसका क्या बढ़ा? लेंथ बढ़ा कि एरिया बढ़ा? सर एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ा। अब अगर एरिया बढ़ गया है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो बोलो, बढ़ेगा कि घटेगा? साहब रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। तो इसीलिए हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और जब भी हम सीरीज में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक, बढ़िया, क्लियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अब एक बात बताओ, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करना है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन करने का बहुत सिंपल तरीका है कि जब भी रेजिस्टेंस को हमको सीरीज में जोड़ना होगा तो पहला वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, यहां पे टेपिंग मार दिया, टेपिंग मार दिया, बात खत्म हो गया। मतलब इसमें से अगर करंट जा रही है, इसमें से अगर करंट जा रही है तो जो करंट इस R1 में जाएगी वही करंट R2 में जाएगी, वही करंट R3 में जाएगी। अगर कोई कॉम्बिनेशन ऐसा है तो वो कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अब अगर सेम करंट हर रेजिस्टेंस के से थ्रू फ्लो हो रही है तो हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा? तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा? V1, ये आएगा सर I इंटू R1। और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा? V2, सर ये आएगा I इंटू R2। और इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा V3 जो आएगा वो होगा I इंटू R3। कितना होगा बच्चा पार्टी? I इंटू R3 होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अलग अलग रेजिस्टेंस के क्रॉस अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का तरीका क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरों को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे के साथ जोड़ देते हैं, और इसमें हर एक रजिस्टर में सेम करंट क्या होती है? फ्लो होती है, पर हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल अलग अलग होता है। अगड़े में पॉइंट क्या यहां तक मैं लिख सकता हूं? अच्छा, और पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है? तो सर करंट तो सेम है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जिसका रजिस्टर ज्यादा होगा उसके क्रॉस ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। भी प्रोपोर्शनल टू आर, भी प्रोपोर्शनल टू आर। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए बच्चा पार्टी। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, पैरेलल में ध्यान रखना क्या होता है? पैरेलल में ये बात ध्यान रखना होता है कि हर एक रजिस्टर का, देखो एक रजिस्टर है, इसका, इन तीनों रजिस्टर का पहला सिरा एक ही टर्मिनल पे है और दूसरा सिरा एक टर्मिनल पे है। मतलब हर रजिस्टर का तीन रजिस्टर है तो इनका पहला जो टर्मिनल है एक पॉइंट पे है
और दूसरा टर्मिनल एक पॉइंट पे है। अब इसका होने का ये होने का फायदा क्यों हो रहा है? ये होने का फायदा ये हो रहा है कि जो R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R1 के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V वोल्ट का, वही पोटेंशियल डिफरेंस R2 के क्रॉस होगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस R3 के क्रॉस होगा। लेकिन अगर बैटरी से करंट निकलेगी तो तुम बताओ, यहां से करंट जाएगी तो उसको कितने रास्ते मिलेंगे? सर 3 रास्ते मिलेंगे। तो यहां से करंट डिवाइड हो जाएगी, इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा और इधर I3 जाएगा। लेकिन यहां से जब करंट निकल रहा था तो क्या हो रहा था? सब में सेम करंट जा रहा था। यहां पे क्या डिवाइड हो रहा था? वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था। और किसको ज्यादा, किसके क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप हो रहा था? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन करंट में क्या है? करंट कहां पे ज्यादा होगा? कौन सी ब्रांच में ज्यादा करंट जाएगा? सर जिसका रजिस्टर कम होगा, जिसका रजिस्टर कम होगा। क्यों? क्योंकि रजिस्टेंस का काम है करंट का अपोज करना। करंट हमेशा वही मार्ग लेगी जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम हो, है कि नहीं? जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम होगा हमेशा करंट उसी मार्ग को चूज करेगी, है कि नहीं? उसी मार्ग में ज्यादा करंट जाएगी। जहां रजिस्टर कम होगा वहां जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा जाएगी। तो करंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सेम पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्ड अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। जितने तीनों रेजिस्टेंस हैं इन सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे आ रहा है दैट इज V, बट करंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज इनवर्स रेशियो ऑफ दियर रेजिस्टेंस। तो इसमें जो होगा करंट इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी में थोड़ा एक स्पेशल केस डाल के लिखो, जो कि सवाल जेई में भी आया हुआ है। एक स्पेशल केस डाल के लिखो। इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल एक बार जेई में आया हुआ था। जैसे मान लो एक पोटेंस एक दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 6 ओम। मान लो 2 वोल्ट है। तुम्हें बस ये पहचानना है, इसमें बस ये पहचान के बताओ कि पहला कि क्या 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम पैरेलल में है? हाँ या ना? पहला सवाल। दूसरा, करंट सबसे ज्यादा अगर मान लो यहां से मान लेते हैं, अगर यहां से करंट जो है आईज आ रही है, यहां से करंट आईज आ रही है, तो मैक्सिमम करंट किस ब्रांच में होगी? ठीक। अगर मान लो आई यहां से गई तो यहां जाएगी तो क्या देखी? अगर आई करंट यहां से जाएगी, बैटरी में क्या होगा? बैटरी अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे तो करंट यहां से इधर मूव होगा, और जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना ही करंट बैटरी में आएगा। तो जब बैटरी से करंट निकल के यहां तक जाएगी तो करंट को कितने रास्ते दिखेंगे? 3। तो मान लो यहाँ I1 करंट गई, यहाँ I2 करंट गई, यहाँ I3 करंट गई, और ये तीनों आके यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे मिलने के बाद से I1 I2 और I3 मिलके I बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि I ही तो स्प्लिट हो रहा था I1 प्लस I2 प्लस I3 में, और वही आके उससे मिलके सेम हो जाएंगे। तो बताना है कि सबसे ज्यादा करंट कौन सा होगा, I1 होगा या I2 होगा या I3 होगा। तुम्हें ये बताना है कि कौन से ब्रांच में सबसे ज्यादा करंट होगा। बेसिक सा सवाल है। तो सबसे ज्यादा करंट किसमें होगी? सबसे ज्यादा करंट किसमें होगा बच्चा पार्टी? मुझे बेसिकली बताओ सबसे ज्यादा करंट किसमें होगा? I2 में होगा या I1 में होगा? हाँ ऑब्वियसली हमें पता है कि अब यहां से जब करंट आएगी, जब धारा आएगी, तो सबसे आसान पाथ जो होगा उससे सबसे ज्यादा करंट जाएगा। तो सबसे आसान पाथ कौन सा है? 2 ओम वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ रजिस्टर कम है, रेजिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे करंट सबसे ज्यादा होगा। I2 वाली करंट सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद I1 होगी, और सबसे कम करंट जो होगी I3 में होगी। तो मेरा एक सवाल ये है, स्पेशल केस डाल के यहाँ पे लिखो, अगर मैं इसको अगर मैं इसको एक प्लेन वायर से जोड़ देता हूं जिसका रेजिस्टेंस 0 है, या एक और
ऐसे खेल कर देते हैं, यहीं एक प्लेन वायर भी लगा देते हैं। अब बताओ, अब सबसे अब सबसे ज्यादा करंट किस में जाएगी और सबसे कम करंट किस में जाएगी? अब बोलो। मैंने एक जस्ट एक ऐसे वायर से जोड़ दिया जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तो अब सबसे ज्यादा करंट किस में जाएगी? बोलो। इसका रेजिस्टेंस 0 है, इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 0। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? इफ अ प्लेन वायर, लिख लो, ये हाइपोथेटिकली है विथ 0 रेजिस्टेंस is connected। ये आईआईटी में इसका कॉन्सेप्ट आया था, between point A to B, then maximum current, या लिख लो then what happened, then what happened। तब क्या होगा? तो होगा क्या? तो होगा क्या? अब जैसे ही करंट यहां तक आई, जैसे ही करंट यहां तक आई, उसे दिखेगा कि एक पाथ ऐसा है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सारी की सारी करंट जो है, सारी की सारी जो करंट है वो यहां से पास होगी, इन तीनों में कोई करंट नहीं जाएगा। ये जो तुम्हें टुल्लू मुल्लू दिख रहे हैं ये लोग, कहाँ गए? ये जो तुम्हें दिख रहा है ना तीन, ये तीन R1 R2 और R3 जो तुम्हें दिख रहे हैं टुल्लू मुल्लू, इनमें कोई करंट नहीं जाएगा। और इस केस को क्या बोलेंगे? इस केस को बोलेंगे शॉर्ट सर्किटेड। इस केस को बोलेंगे शॉर्ट सर्किटेड। यहां पे क्या होगा? सारी की सारी करंट इधर से इधर चली जाएगी, इधर कुछ भी नहीं जाएगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी विल बी इक्वल, और ये दोनों पॉइंट एक हो जाएंगे, इनमें इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बिकॉज सर्किट जो हो गई वो शॉर्ट हो गई। सर्किट क्या हो गई? शॉर्ट हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सारा का सारा करंट कहां से जाएगा? यहां से जाएगा। नो करंट विल बी फ्लोन फ्रॉम 2 ohm एंड 4 ohm एंड 6 ohm। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल बन जाते हैं। चलो, तो बेसिक सवाल मैं तुम्हें देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ी सी प्रैक्टिस करो पहले। 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी डिराइव नहीं करवाया, सॉरी, पहले इसको डिराइव कर लेते हैं। पहले इसको डिराइव कर लेते हैं। पहले ये वाली दूसरा पॉइंट भी लिख दो कि अगर तीन रेजिस्टेंस, दूसरा पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि सीरीज को कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे है पहचानेंगे कैसे, या कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। सीरीज पहचानने का तरीका क्या है, पैरेलल पहचानने का तरीका क्या है? तो पैरेलल पहचानने का तरीका है कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा किसके अक्रॉस? अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। लिख लेना। और इसमें इसको पहचानने का तरीका क्या है बच्चा पार्टी? इसमें जो होगा करंट सीरीज में एक लाइन लिख लेना कि करंट कांस्टेंट होगा अक्रॉस ईच रजिस्टर। अगर हमें सेम करंट दो रजिस्टर में फ्लो होते हुए मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि भाई साहब ए सीरीज में हो सकते हैं। और अगर सेम पोटेंशियल मिल जाए दो पॉइंट्स के, दो रेजिस्टेंस के बीच का, और अगर वो इस कदर जुड़े हो तो हम बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हैं। अब अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो उनका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, और अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो अच्छा, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं और उसको हम पहले डिराइव बाद में कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है कि अगर तीन रजिस्टर्स R1 R2
और R3। कौन? तीन रजिस्टर R1, R2 और R3 अगर सीरीज में है तो इनका जो R इक्विवेलेंट होगा उसमें कुछ नहीं करना है, सारे रेजिस्टेंस को आंख बंद करके डायरेक्टली जोड़ देना है, सारे रेजिस्टेंस को आंख बंद करके डायरेक्टली जोड़ देना है। तो R इक्विवेलेंट जो होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो हमेशा मैक्सिमम ग्रेटर आएगा, इन तीनों को जोड़ के जो आएगा इन तीनों से बड़ा आएगा, जो इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा इनसे बड़ा आएगा। तो जब भी हमें बड़ा रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानना कैसे है, और सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए सारे रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ दिया जाता है, यही सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये आपको आना चाहिए। और अगर दो रजिस्टर हो तो दो को जोड़ेंगे, तीन रजिस्टर हो तो तीन को जोड़ेंगे, चार रजिस्टर हो तो चार को जोड़ेंगे, पांच रजिस्टर हो तो पांच को जोड़ेंगे, 10 रजिस्टर हो तो 10 को एक साथ जोड़ देंगे। एक इसका तरीका है सीरीज का। अगर पैरेलल में होगा तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, तो उसका बेसिक फॉर्मूला अपने को याद रखना होगा। अब चूंकि हम पैरेलल में क्या करते हैं, छोटा रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो जो इसका फॉर्मूला आता है वो ये आता है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा इसमें हर एक रेजिस्टेंस से छोटा होगा। तुम जितने भी रेजिस्टेंस को मिला के पैरेलली मिला के क्या कर रहे हो, जितने मान लो बहुत सारे रेजिस्टेंस को तुमने पैरेलली मिलाया और एक नेट रेजिस्टेंस मिलाया, नेट रेजिस्टेंस बनाया, तो जो रजिस्टर आएगा उसकी जो वैल्यू होगी सबसे छोटे वाले से भी छोटी होगी, मतलब सबसे छोटी वैल्यू आएगी। हम जब छोटे रजिस्टर को फाइंड करना होता है तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। इसका स्पेशल केस ध्यान रखना है कि अगर दो रजिस्टर पैरेलल में हो, दो रजिस्टर पैरेलल में हो तो R इक्विवेलेंट हम लिखेंगे R1 R2 अपन R1 प्लस R2, या फिर मल्टीप्लिकेशन अपन एडिशन, ऐसे करके याद रख लो। अब हम पहले थोड़ा सा इसको डिराइव करते हैं। क्यों डिराइव करना है, क्योंकि अपने बोर्ड्स में आने वाला है डेरिवेशन, है ना। डेरिवेशन है, मान लो एक रजिस्टर है, दिस इज R1, इसको सीरीज में जोड़ा जाता है R2 के साथ, और इन दोनों को सीरीज में जोड़ा जाता है R3 के साथ, और फिर इसको भी वोल्ट के साथ, भी वोल्ट के बैटरी के साथ मिला के एक सर्किट बना दिया जाता है। तो आपको इसके इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करनी है और बताना है कि R इक्विवेलेंट कितना होगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा इन तीनों के बराबर एक R इक्विवेलेंट रजिस्टर है जिसको V बैटरी से, V वोल्ट से जोड़ा गया है, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। अच्छा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है ना, इन दोनों सर्किट में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जो काम है तीन मिलके कर रहे हैं वही R इक्विवेलेंट कर रहा है, मतलब R इक्विवेलेंट जो है R1 R2 और R3 के इक्वल है, ठीक है। R1 और R2 और R3 का सीरीज कॉम्बिनेशन होने के बाद जो आएगा वो R इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। तो इसको सॉल्व करना है, इसको प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने का बहुत बेसिक तरीका है। प्रूफ कैसे करोगे, देखो इसकी बैटरी कितना वोल्ट का है, भी वोल्ट का है, ठीक है, भी वोल्ट का है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कितना होगा, V1 पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, मान लो V2 है, और इसके क्रॉस मान लो V3 है। तो मैं लिख सकता हूं ना कि जो टोटल पोटेंशियल है V, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब इसका भी वोल्टेज B है क्योंकि सर्किट दोनों एक ही है। अगर करंट I फ्लो हो रहा हो, अब चूंकि सर्किट एक है तो करंट भी सेम फ्लो होगा, तो अगर करंट I फ्लो हो रहा हो तो मैं V की वैल्यू लिख सकता हूं ओम्स लॉ से IR। अगर एक R रजिस्टर के अक्रॉस V वोल्ट की बैटरी लगाई जाए तो इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है वो किसके बराबर होगी, V अपन R इक्विवेलेंट के बराबर होगी। तो मैं V के जगह पे लिख देता हूं सॉरी, V के जगह पे मैं लिख देता हूं, V के जगह पे लिख देता हूं I इंटू आर इक्वलेंट, ठीक। V1 की वैल्यू क्या होगी, तो V1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अगर V1 है तो V1 इज इक्वल टू होगा IR1। ये नहीं समझ में आ रहा होगा अगर किसी को तो बता देगा, पहले कायदे के साथ बता देगा। V2 की वैल्यू क्या होगी बच्चा पार्टी, तो दैट विल बी IR2, और V3 की वैल्यू होगी सर IR3। V3 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी IR3। I ने I को मार दिया, R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आई किसके बराबर आई, सारे रजिस्टर को जोड़ दो उसके बराबर आई, सारे रजिस्टर के सम के बराबर आई, या R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डायरेक्टली हो जाएगा समेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। आई होप 2 लाइन का प्रूफ था, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बोलो बच्चा पार्टी। अरे डेरिवेशन 2 लाइन का है,
क्योंकि अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी है तो ये किसके बराबर होगा, इन तीनों के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसके बराबर होगा। तो तीनों के क्रॉस कितना टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है सर, V1 V2 और V3 हो रहा है। ये किसके बराबर होना चाहिए, B के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो V इजिकल टू लिख दिया V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V को IR, V1 को IR1, V2 को IR2, V3 को IR3। I चूंकि सब में सेम है तो I कट गया, R इक्वल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, हाँ है ना बच्चा पार्टी बोलो। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो तुम पहले ही बताओ, तुम्हें बताओ 2 ओम 4 ओम 6 ओम का एक रजिस्टर है, इसको 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। फाइंड द पहला आर इक्विवेलेंट, दूसरा नेट करंट, आर इक्विवेलेंट, नेट करंट, और तीसरा क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम। अक्रॉस 2 ओम 4 ओम एंड 6 ओम। और चौथा सवाल है फाइंड द करंट अक्रॉस दो ओम 4 ओम 6 ओम। अच्छा इसी में एक पांचवा सवाल नोट कर लो जो आगे हम करेंगे। फाइंड द अक्रॉस 2 ओम 4 ओम 6 ओम। एक और सवाल, इफ बैटरी वर्क्स till 4 second then find the work done by battery। सातवां सवाल find the net heat produces by circuit। ठीक है, ये 3 सवाल हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने के बाद करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको हीट, बैटरी का वर्क डन ये सब सिखाया नहीं है। बट बाकी के जो 4 सवाल है आप अभी कर सकते हो। तो अगर मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो मैं तो एक लाइन में निकाल दूंगा। मैं बोलूंगा सर R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल होगा, दैट इज 2 प्लस 4 प्लस 6 दैट इज 12। नेट करंट कितना होगा, तो सर ये नेट रजिस्टर कितना हो गया, इसका नेट रजिस्टर सर 12 ओम का है, ये 12 वोल्ट के 24 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो करंट कितना हो जाएगा यार, करंट कितना हो जाएगा, तो करंट इज इक्वल टू ओम्स के ओम लॉ से क्या होगा, V बाई आर, दैट इज V बराबर आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर हो गया। तो बैटरी कितना 24, दैट इज 12, तो 12 दूना 24, 24 एम्पियर आंसर, सॉरी 2 एम्पियर। अच्छा अब तीसरा सवाल, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम 4 ओम 6 ओम। तो अगर वोल्टेज निकालना है तो पहले करंट पता होना चाहिए कि हर एक के क्रॉस कितना करंट जा रहा है। तो अगर यहाँ से 2 एम्पियर का करंट निकलेगा ना, तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर ही जाएगा, इसमें भी 2 एम्पियर ही जाएगा, और इसमें भी 2 एम्पियर ही जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई और जाने का रास्ता ही नहीं है। हाँ अगर यहाँ कुछ और हो जाता ना, एक और रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ जाता, तो फिर यहाँ से यहाँ तक 2 एम्पियर आता, फिर कुछ करंट इधर चला जाता, कुछ करंट इधर चला जाता, लेकिन रास्ता एक है। तो करंट के जाने का एक ही मार्ग है, तो सब में सेम करंट जाएगी। तो सब में अगर सेम करंट जाएगी तो इसका आंसर मुझे मिल गया कि सब में सेम करंट जाएगी 2 एम्पियर की। सबके क्रॉस वोल्टेज अगर निकालना हो तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा V इक्वल टू आई आर, तो ये हो जाएगा 4, देखो 2 दूना 4। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा 4 दूना 8 वोल्ट, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा 12 वोल्ट हो जाएगा। सब वोल्टेज को जोड़ के देखो, 8 4 12, 12 12 24, 24 वोल्ट आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, हाँ है ना, बोलो बच्चा पार्टी।
सही बोला कि गलत? अरे एम आई राइट रॉन्ग? यस और नो, यस और नो। इसको नोट करते चलना, ये नोट्स में नहीं होगा, ये नोट्स के पार्ट में नहीं होगा, इसलिए इसको नोट करते चलना बच्चा पार्टी। बहुत बढ़िया फजीला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चा पार्टी। तो एक सीरीज का सवाल था, अब हम थोड़ा पैरेलल के सवाल को कर लेते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे, अभी सवाल तो हमें बहुत करना है, तो टेंशन मतलब, पैरेलल के सवाल को करते हैं, पैरेलल के क्वेश्चन को करते हैं। दिस इज 2 ohm, दिस इज 4 ohm, दिस इज 8 ohm। अच्छा,